नमस्कार दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी में हमने इंडियन माउंटेन्स को देख लिया था और अब जो हमारा विषय है वो है इंडियन रिवर्स। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये आज का क्लास होने वाला है, क्योंकि भारतीय पर्वतों के बाद जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं भारतीय नदियों से। भारतीय पर्वतों और भारतीय नदियों से क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, इसलिए हमको दोनों ही टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं। बाकी सबको तो जो दर्रे हैं, जो घाटियां हैं, उसको हम केवल सरसरी नजर से देख लेंगे, पर इनको हमको जो है थोड़ा अच्छे से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों देर न करते हुए मैं अपने वीडियो को प्रारंभ करता हूं। पर दोस्तों वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों मैं अब वीडियो को अपने प्रारंभ करता हूं। भारत की नदियों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो है हिमालय से जो प्रवाहित होती हैं वो नदियां जिनका प्रवाह तंत्र जो है हिमालय है, यानी कि जो हिमालय से बहती हैं, और दूसरी जो हमारी नदियां हैं वो है प्रायद्वीपीय नदियां। हम दो पार्ट में इसको विभाजित करेंगे। हिमालय से बहने वाली नदियों में आप सभी जानते हैं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये तीन हमारी मुख्य हैं। बाकी की उनकी जो है सहायक नदियां हैं। इसके बाद जो हमारे प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां होंगी उनको हम देखेंगे। पर आज के वीडियो में हम जो है भारत की नदियों को, जैसा कि मैंने बताया, दो भागों में बांटा गया है। एक जो हिमालय से प्रवाहित होती है और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो हिमालय से प्रवाहित होने वाली नदियों में मुख्य रूप से तीन नदियां हैं। पहला जो हमारा आता है वो है सिंधु नदी, दूसरा है हमारा गंगा नदी और तीसरा जो है ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु नदी को आज हम देखेंगे, फिर उसके बाद गंगा नदी को देखेंगे। गंगा नदी की जितनी भी सहायक नदियां होंगी, उसके बाद जो है हम ब्रह्मपुत्र नदी को देखकर हिमालय से बहने वाली नदियों को हम तीन वीडियो में हम खत्म करेंगे। उसके बाद दो वीडियो में हम प्रायद्वीपीय नदियों को समाप्त करेंगे। दोस्तों अब मैं अपने वीडियो को प्रारंभ करता हूं। जैसा कि हेडिंग आप देख पा रहे हैं, सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी जो है हमारा तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से, ये हमारा तिब्बत का पार्ट हो गया, जिस पर कि अभी किसका अधिकार है? चाइना का अधिकार है। तो हम कह सकते हैं कि चाइना के तिब्बत से, चाइना के तिब्बत में जो हमारा मानसरोवर झील है, ये मान लीजिए मानसरोवर झील है, उसी के पास से जो है सिंधु नदी का जो है उद्गम होता है। और इसकी जो लंबाई है सिंधु नदी की पूरी लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। ये किलोमीटर में है, ठीक है। अब इनका जो बहाव दिशा है, आप देख पा रहे हैं बहाव दिशा क्या है। अगर हम दिशाओं को इस प्रकार देखें तो ये हो गया हमारा पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। तो इसकी जो बहाव की दिशा है वो किधर है? उत्तर और पश्चिम दिशा में। उत्तर और पश्चिम दिशा में इसका बहाव की दिशा है। बात करें अगर इसके उद्गम की, तो आप सभी को मैंने बता ही चुका है कि जो है मानसरोवर झील के पास से इसका उद्गम होता है और यह भारत में प्रवेश करता है। ये एरिया जो आप देख रहे हैं, ये यहां से ये भारत में प्रवेश करता है, जो कि लद्दाख का दमचोक। कौन सा जगह है? ये लद्दाख का दमचोक। आप सभी जानते हैं कि यहां से ये पूरा पार्ट जो है ये लद्दाख का है। तो लद्दाख के दमचोक से यह भारत में प्रवेश करता है। और दोस्तों उसके बाद यह आगे बढ़ता हुआ गिलगिट में प्रवेश करता है। देखिए इसका जो बहाव की जो क्षेत्र है वो इस प्रकार है कि यह जो मानसरोवर झील है वहां पे एक हिमनद है जिसका नाम है बोखर्चू। देख पा रहे हैं आप, बोखर्चू हिमनद के पास से ये जो है इसका उद्गम होता है मानसरोवर झील के पास और लद्दाख में प्रवेश करता है। लद्दाख से यह आगे बढ़ता है, यहाँ गिलगिट में जाता है। गिलगिट से यह दर्दिस्तान, ये जो दर्दिस्तान देख रहे हैं, दर्दिस्तान नामक स्थान पे ये जो है पाकिस्तान में प्रवेश करता है। यानी कि ये जो एरिया है, ये एरिया दर्दिस्तान का एरिया है और यहां से यह पाकिस्तान में प्रवेश करता है। फिर कराची के पूर्व से, यानी ये रहा ये रहा कराची के पूर्व से बहते हुए अरब सागर में, है ना। ये आप सभी जानते हैं इधर अरब सागर है और उधर बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो कराची के पूर्व से, इधर कराची है, कराची के पूर्व से बहते हुए अरब सागर में यह मिल जाता है। अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, जो लेह है, जो लेह शहर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह भारत के भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से। जो लेह है हमारा, जो सर्वाधिक ऊंचाई पर पहली यूनिवर्सिटी जो खुल रही है हमारा, वो कहां खुल रहा है? विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर खुलने वाली यूनिवर्सिटी जो है लेह यूनिवर्सिटी ही है। दोस्तों लेह जो शहर है
वह सिंधु नदी के दाएं, कहां बसा हुआ है, सिंधु नदी के दाएं जो है स्थित है। और आपको मैं बता दूं कि जो सिंधु नदी है यह पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी भी है। और इसके जो इसकी 5 सहायक नदियां हैं, 5 मुख्य रूप से सहायक नदियां हैं। जैसे कि देखिए, ऐसे तो कहने को तो चिनाब ही है, लेकिन बाकी की जो नदियां हैं वो चिनाब में मिलती हैं। जब वो चिनाब में मिलती है तो जाहिर सी बात है कि वो सिंधु नदी की भी सहायक नदी होंगी। अब दोस्तों ये रहा हमारा सिंधु नदी तंत्र। उसके बाद हम आगे का देखते हैं। ये सिंधु नदी को मैंने समाप्त कर दिया। अभी अगला है हमारा चिनाब नदी। चिनाब नदी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे चिनाब नदी है ना, सॉरी ये रहा हमारा चिनाब नदी, ये वाला, ठीक है। चिनाब नदी सिंधु नदी के बाद, सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी के बाद सर्वाधिक लंबाई किसकी है, चिनाब नदी की है। चिनाब नदी का जो उद्गम स्थल है वह क्या है, बाड़ा लाचा दर्रा। क्या है, बाड़ा लाचा दर्रा। और इसकी जो अन्य नाम है अस्किनी और चंद्रभागा। अस्किनी जो है यह आपको पुराणों में देखने को मिलेगा अस्किनी नाम से। और चंद्रभागा इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 2 नदियां आके मिलती है। चिनाब नदी का जो निर्माण होता है वह 2 नदियों के संगम से होता है। एक नदी है हमारा चंद्र और दूसरा है भागा। ये दोनों नदियों के मिलने से जो है चंद्रभागा नदी जो है इसका नाम रखा गया है। और आपको बता दूं मैं, बागलीहार हाइल पावर प्रोजेक्ट जो कि विद्युत से संबंधित है, जो विद्युत प्लांट जो बैठाया जा रहा है विद्युत के लिए, जो है कि एक बांध बनाया जा रहा है वहां पे, किस पे, चिनाब नदी पर। इसमें जो है कि पाकिस्तान ने हाल ही में जो है आपत्ति भी जताई थी, जिसको भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। और इसके बहाव की जो दिशाएं हैं और जो क्षेत्र हैं उस पर थोड़ा नजर डाल देते हैं। यह हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचा दर्रा से यह जो है प्रारंभ होता है, इसके जो बहाव है। और जम्मू पंजाब होते हुए यह पाकिस्तान के सियालकोट, ये रहा पाकिस्तान का सियालकोट, वहां पे जो पाकिस्तान में प्रवेश करता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा चिनाब नदी। सिंधु नदी के बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट नदी, तीसरी नदी जो है हमारी झेलम नदी कश्मीर घाटी के बैरी नाग नामक जगह से जो है यह उद्गम होता है इसका। और इंडिया और पाकिस्तान की सीमा बनाने वाली नदी भी कौन सी है, झेलम नदी ही है। इंडिया और पाकिस्तान का जो सीमा यह निर्धारित करता है 170 किलोमीटर, कुल 170 किलोमीटर ये जो है इस तरीके से है ना, इस तरीके से ये जो है 170 किलोमीटर का जो है सीमा निर्धारित करता है, जो कि सर्वाधिक है। और आपको मैं बता दूं कि जो श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है, तो झेलम नदी के किनारे स्थित है। यह कश्मीर घाटी से इसका प्रवाह जो है कि प्रारंभ होता है। और झंग के पास, जो झंग है पाकिस्तान में यह जगह पड़ता है, यहाँ पे देखिए ये जो एरिया है झंग के पास जो है, थोड़ा जगह कम होने की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए यहाँ पे झंग के पास जो है यह चिनाब में मिलता है। सारी नदियां जो अभी हम नाम लेंगे, जो पढ़ेंगे, वो सारी चिनाब में ही मिलेंगी। अगला नदी है हमारा रावी नदी। क्या है, रावी नदी आप देख पा रहे हैं, ये जो आ रही है, ये जो झंग के निकट, ये भी जो है चिनाब में मिलता है। बस फर्क इतना है कि यह जो है रोहतांग दर्रा से होकर ये जो है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से इसका जो है प्रवाह प्रारंभ होता है। और कश्मीर होते हुए, पंजाब होते हुए यह जो है झंग, जो कि पाकिस्तान में है, वहां पर चिनाब में मिलता है। अगली नदी जो हमारी इंपॉर्टेंट है वो है सतलज नदी, जिसका कि उद्गम स्थल क्या है, राक्षसताल मानसरोवर के पास, जहां सिंधु नदी के आसपास इसका भी जो है उद्गम स्थल है। बस ये है कि सिंधु नदी जो है वह बोखरचू हिमनद, मतलब मानसरोवर के पास से तो उसका भी उद्गम स्थल है, लेकिन वो जो है बोखरचू हिमनद से उसका उद्गम है, लेकिन इसका जो है राक्षसताल है उद्गम स्थल। और फिर यह जो है भारत में प्रवेश करता है शिपकिला दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, कभी कभी दर्रा भी पूछ देता है, तो आप याद रखिएगा शिपकिला दर्रा, ये रहा शिपकिला दर्रा, वहां से जो है हिमाचल प्रदेश में यह प्रवेश करता है। फिर चिनाब में मिलने से पहले इसमें ब्यास नदी भी आकर मिलती है। ये रहा हमारा ब्यास नदी आकर जो है इसमें मिलती है। कहां पे, हरिके, इस जगह का नाम है हरिके। हाँ,
हरिके, ये ब्यास नदी जहां पे सतलज नदी में आके मिल रही है उस जगह का नाम है हरिके, जो कि पंजाब में पड़ता है। और यहीं से जो है, इसी हरिके नामक स्थान से जो है भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर जो है प्रारंभ होती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगला है हमारा ये ब्यास नदी। क्या है? ब्यास नदी। हाँ, इसमें ये देख लीजिए कि हिमाचल प्रदेश से यह प्रारंभ होता है। इस नदी का, भारत की बात कर रही है, हिमाचल प्रदेश से प्रारंभ होता है, पंजाब होते हुए बहावलपुर जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, वहां पर यह चिनाब में विलय हो जाता है। अगली नदी है हमारी व्यास नदी। उद्गम स्थल क्या है? व्यास कुंड। व्यास नदी का उद्गम स्थल ये रहा हमारा व्यास कुंड, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। रोहतांग दर्रा से होते हुए यह कुल्लू घाटी में प्रवेश करता है। कुल्लू घाटी से यह हरिके नामक स्थान पे सतलज नदी में विलय हो जाता है। व्यास नदी का जो पुराना नाम है हमारा क्या है? विपाशा। क्या है? विपाशा। तो दोस्तों ये रहा हमारा सिंधु नदी तंत्र, जो कि अपने साथ साथ 5 महत्वपूर्ण नदियों को लिए हुए है। और सिंधु नदी की सबसे खास बात है कि सिंधु नदी, देखिए, सिंधु, चेनाब, झेलम, इन 3 नदियों का जो आधिकारिक तौर पे इनका जो नियंत्रण है वह पाकिस्तान को प्राप्त है। और बाकी की जितनी भी नदियां हैं वो बाकी की जो 3 नदियां हमारी, रावी, ब्यास और एक सतलज, ये तीनों जो नदियां हैं इनका नियंत्रण भारत को मिला है सिंधु जल समझौता 1956 के तहत। और सतलज नदी पर ही एक बांध है, बहुत इंपॉर्टेंट बांध है वो भारत की दृष्टि से। आप उस बांध का जो है नाम हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, मैं देखूंगा कि कौन कौन जो है राइट आंसर दे रहा है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैंने बहुत ही कम समय में इसको कवर करने की कोशिश किया है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं गंगा नदी तंत्र को कंप्लीट करूंगा, उसके बाद हम ब्रह्मपुत्र को देखेंगे, उसके साथ ही हमारा हिमालय से निकलने वाली नदियां जो है समाप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।